अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कलीम अल्लाह और आप देख रहे हैं कलीम अल्लाह ऑफिशियल। नाज़रीन, आज बात करेंगे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, उस हवाले से बात करेंगे कि आखिरी रोज 13 अक्टूबर की रात मुरीद के अंदर अल्लामा साद हुसैन रिजवी की हुकूमती अरकान के साथ आखिरी बातचीत जो हुई थी वो क्या हुई थी, और दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से किन वजूहात की बुनियाद पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर इतना बड़ा क्रैकडाउन किया गया कि अब भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ये सोचने पर मजबूर है कि हमें अपने ही मुल्क के अंदर इस तरह क्रैकडाउन और हमें जदोकोब का निशाना किस तरह बनाया जा सकता है हमारे अपने ही मुल्क में। तो आज उस हवाले से बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सरवर फातिमा नाम की जिस लड़की ने एक पिटीशन दायर की थी अल्लामा साद रिजवी की बाजियाबी के हवाले से। वो पिटीशन अभी तक उसी जगह है, अब उसमें किसी किस्म की कोई प्रोसीडिंग, किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से जो साद रिजवी और अनस हुसैन रिजवी की बाजियाबी के लिए जो पिटीशन दायर की थी उसमें किसी किस्म की कोई भी जो प्रोसीडिंग है या डेवलपमेंट है वो नहीं हुई। वो पिटीशन वहीं की वहीं है। दूसरा ये कि एक और बड़ा सवाल उठाया जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से तहरीक इंसाफ जो 8 फरवरी को एक बहुत बड़ा एहतजाज करने जा रही है, उससे बार बार जो है वो मफाहमत की बातें की जा रही हैं, उनसे कोशिश की जा रही है कि किसी तरह तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात तय पाए जाए और तहरीक इंसाफ जो है इस एहतजाज को मुअख्खर कर दे। तो सवाल ये पैदा होता है, तो फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ क्यों वो एहतजाज के दौरान जो है वो मफाहमत क्यों ना की गई, उनके साथ मुज़ाकरात क्यों ना किए गए। तो पाकिस्तान में ये जो हुकूमत का दोहरा मेयार है, एक तरफ तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात करने की कोशिश की जा रही है और दूसरी तरफ जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सड़कों पर निकली थी, जब एहतजाज किया था, प्रोटेस्ट किया था, तो तहरीक लब्बैक के साथ मामला तय क्यों नहीं किए गए। हालांकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर अल्लामा साद हुसैन रिजवी जब लाहौर से निकले थे, लाहौर से लेकर मुरीद के तक 3 दिन वो बार बार स्टेजेस से ऐलान करते रहे कि आए हमारे साथ मिलकर बैठे, हमसे मुज़ाकरात करें, हमारी जो आपने खून बहाया है, वो जो शहादतें हुई हैं उनकी लाशें वापस करें, हम दुआएं खैर करेंगे और यहाँ से वापस घरों को चले जाएंगे। बार बार हुकूमत से वो रिक्वेस्ट करते रहे कि आए हमारे साथ मुज़ाकरात करें, हम बातचीत करने के लिए बैठे हैं और चीज़ों को, मामलात को हल बातचीत के साथ ही किया जाता है। लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अल्लामा साद रिजवी के साथ किसी किस्म का कोई मुज़ाकरात ना किए जा सके, और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात करने के लिए हुकूमत बहुत ज़्यादा हमें आगे नजर आ रही है और बार बार उनको जो है राब्ते किए जा रहे हैं ताकि 8 फरवरी का जो एक एहतजाज है तहरीक इंसाफ का मुअख्खर हो सके। तो ये एक दोहरा मेयार हमें हुकूमत का देखने को मिला कि एक तरफ एक पार्टी के सरबराह अल्लामा साद रिजवी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बार बार जो है कह रहे हैं कि लोगों की जानें ज़ाया ना हो, आप हमसे आए मुज़ाकरात करें, हम अपना एहतजाज यहीं पर ख़त्म कर देंगे, यहीं पर दुआ खैर कर देंगे। और जो मुज़ाकराती टीम थी उनको भी अल्लामा साद रिजवी से आखिरी रात ना मिलने दिया गया ताकि उनके साथ मामला तय किए जाएं और हुकूमत के साथ खुश असलूबी के साथ मामला को ख़त्म किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो बात करते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हुकूमत के दरमियान आखिरी रात 13 अक्टूबर को क्या बातचीत हुई थी। अल्लामा साद रिजवी की जानिब से सरवर सैफी साहब और डॉक्टर शफीक अमीनी साहब की एक कमेटी बनाई गई थी, मुज़ाकराती टीम बनाई गई थी, जिन्होंने जाकर मुलाकात की थी जो आला इक़्तिदार और ऐवानों में बैठे हैं, जिनमें वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, तलाल चौधरी और कई ऐसे दीगर रहनुमा थे। उनके साथ मुलाकातें हुई जिनमें राना सनाउल्लाह साहब भी शामिल थे और मुलाकातें होती रहीं और मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त ना आई, बल्कि हुकूमत जो है वो टाल मटोल का सहारा लेती रही और किसी किस्म की कोई भी मुज़ाकराती टीम को प्रोसीड नहीं करवाया गया, उनसे किसी किस्म की कोई भी बैठक नहीं लगाएगी कि मुज़ाकरात तय हो सके। और उनसे बस यही कहा गया कि हमें कोई किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं करने, बल्कि आप अल्लामा साद रिजवी के पास जाएं। और ये 13 अक्टूबर की रात का वाक़या बता रहा हूँ कि जो मुज़ाकराती टीम थी उनको बताया गया कि आप जाएं, किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं हुए, बस जाकर अल्लामा साद रिजवी को कहें कि यहीं पर अपना धरना सब कुछ खत्म कर दें और अपने घरों को वापस चले जाएं। उसके बावजूद जो मुज़ाकराती टीम थी इन्होंने बैठकर फैसला किया कि हम जाकर अल्लामा साद रिजवी को जाकर कहते हैं कि आप फिलहाल मौखर कर दें और इस जो एहतजाज इसको अभी मौखर कर दें। हुकूमत के जो अज़ाइम हैं वो बहुत खतरनाक है, हुकूमत तहरीक लब्बैक को कुचलना चाहती है और लोगों को शहीद करना चाहती है। उसके बावजूद मुज़ाकरात ना होने के बावजूद जो है वो कमेटी लाहौर से रवाना होती है मुरीद की तरफ के हम आकर इनको रोक देते हैं और मुज़ाकरात जो है वो ना भी हुए तो खैर है और अल्लामा साद रिजवी से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको ख़त्म किया जाए। लेकिन उसके बावजूद उस कमेटी को उस पिंडाल के पास नहीं पहुंचने दिया जाता, बल्कि जो हुकूमत होती है और जो पुलिस एहलकार होते हैं उनकी जानिब से उस कमेटी को भी रोक लिया जाता है कि अल्लामा साद रिजवी से मुलाकात नहीं करने दी जाती। अगर वो मुलाकात हो जाती तो हो सकता था कि
مذاکرات کے بنا ہی علامہ سعد رضوی جو ہے اس احتجاج کو مؤخر کر دیتے، ختم کر دیتے، تاکہ لوگوں کا جو ناجائز خون بہایا جائے گا اس سے روکا جا سکے، لوگوں کو شہادتیں جو اتنی زیادہ بڑے پیمانے پر ہوئی ہیں ان سے بچا جا سکتا، تو علامہ سعد رضوی وہیں پر ختم کر دیتے۔ لیکن بدقسمتی سے سرور سیفی صاحب اور ڈاکٹر شفیق امینی کو علامہ سعد رضوی کے ساتھ ملاقات بھی نہیں کرنے دی گئی، ملنے بھی نہیں دیا گیا، اور یہ آخری احوال تھا علامہ سعد رضوی کے ساتھ ڈاکٹر شفیق امینی اور جو سرور سیفی صاحب ہیں۔ اس کے علاوہ آپ بات کرتے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں، کن کی بنیاد پر حکومت نے اتنا بڑا کریک ڈاؤن کیا، پاکستان کی مقبول ترین جماعت کو اس قدر بے دردی کے ساتھ کچلا گیا، اس قدر بڑا آپریشن اور کریک ڈاؤن کیا گیا کہ وہ پاکستان کے سٹیزن تھے، پاکستان کا آئیڈینٹی کارڈ ان کی جیبوں میں تھا، اور کتنے ہی لوگ ایسے تھے جن کو شاید پاکستان کی سیاست کا الف اور بے بھی نہیں پتا ہوگا، لیکن وہ صرف اور صرف اس جماعت کی محبت یا اسلام کی محبت کے لیے اس جماعت کے ساتھ وابستہ تھے۔ ان کے اوپر جو ظلم و ستم کی داستانیں رقم کی گئی، اتنا بڑا ظلم کیوں کیا گیا، اس کی وجوہات کچھ کلیکٹ کی ہیں، انفارمیشن ہم تک پہنچی ہے، وہ آپ تک شیئر کر دیتے۔ سب سے پہلی وجہ جو تحریک لبیک پر آپریشن کی تھی وہ امریکہ کے ساتھ بہتر تعلقات تھے۔ پاکستان امریکہ کے بے حد قریب ہوتا جا رہا تھا، پاکستان کی موجودہ جو حکومت ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ مزید تعلقات قائم کرنا چاہتی تھی اور مزید جو ہے ان کے ساتھ اپنے معاملات کو بہتر کرنا چاہتی تھی، لیکن تحریک لبیک پاکستان چونکہ اعلان کر چکی تھی کہ اسرائیل کے خلاف جو ہم احتجاج کر رہے ہیں، یہ پروٹیسٹ ہم ریکارڈ کروائیں گے امریکن ایمبیسی کے باہر اسلام آباد، تو اگر وہ امریکن ایمبیسی کے باہر آ جاتے تو حکومت کے لیے خطرات تھے، حکومت کے تعلقات امریکہ سے ختم ہونے کے خدشات تھے، یہ ڈاؤٹ تھا کہ کہیں امریکہ ناراض نہ ہو جائے، ڈونلڈ ٹرمپ ناراض نہ ہو جائے، تو اس لیے یہ آپریشن کرنا پڑا حکومت کو۔ تو یعنی کہ امریکہ ہمارے حکمرانوں کو زیادہ عزیز ہے نہ کہ پاکستان کا آئیڈینٹی کارڈ رکھنے والے یا پاکستان کی جو قومیت ہے وہ رکھنے والے زیادہ ضروری ہیں۔ ان کا خون بہایا گیا تاکہ امریکہ کو ناراض نہ کیا جا سکے اور امریکہ ناراض نہ ہو، پہلی وجہ یہ سامنے آئی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ پاکستان آئی ایم ایف اور انٹر سے جو ہے وہ معاہدہ کر چکا تھا اور ان کے ساتھ ان کے معاملات طے پا چکے تھے کہ انہوں نے پاکستان کو آئندہ آنے والے کچھ ماہ میں قسطیں ادا کرنی تھی اور لون دینا تھا بلکہ پاکستان کو۔ تو ان میں کچھ انٹرنیشنل آرگنائزیشن انسانی حقوق کے حوالے سے جن کو احمدی کمیونٹیز اور مختلف لوگ طریق لبیک کے خلاف جو ہیں وہ درخواستیں دیتے رہے ہیں، اپلیکیشن دیتے رہے ہیں، اور وہ درخواستوں جو تھی وہ آئی ایم ایف تک پہنچی اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز تک پہنچی، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم یہ جو قسطیں ہیں اور یہ تمام معاملات حکومت کے ساتھ لون تب دیں گے جب پاکستان کے اندر موجود شدت پسند جماعتوں کو ریموو کیا جائے گا، ان کو ہٹایا جائے گا۔ دوسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے۔ تیسرا، تحریک لبیک پاکستان کا ووٹ بینک۔ پاکستان تحریک لبیک نے 2017 کے اندر تقریباً 18 لاکھ سے زائد ووٹ حاصل کیے تھے، تقریباً 22 لاکھ کے قریب ووٹ حاصل کیے تھے، اور پھر 2024 کے الیکشن میں 25 لاکھ سے زائد ووٹ حاصل کیے تھے، اور یہ ایک بہت بڑی جو ووٹوں کی تعداد تھی، یہ مسلم لیگ نون کے وہ ووٹرز تھے جو مسلم لیگ نون سے راہیں جدا کر کے تحریک لبیک میں شامل ہوئے تھے اور تحریک لبیک کو ووٹ کاسٹ کیا تھا۔ تو مسلم لیگ نون جو ہے یہ بے حد پریشان تھی ٹی ایل پی کے ووٹ بینک سے کہ ہر سال جب بھی الیکشن ہوتا ہے، ضمنی الیکشن ہو یا جنرل الیکشن ہو، تو تحریک لبیک جو ہے وہ بے تحاشا ووٹ حاصل کر جاتی ہے، مسلم لیگ نون کا ووٹ جو ہے وہ ان کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے، اور تحریک مسلم لیگ نون کی جو پالیسیز ہیں ان سے اختلاف ہے لوگوں کو، اور تحریک لبیک سے محبت بڑھتی جا رہی ہے۔ تو یہ نہ ہو کہ آئندہ آنے والی الیکشن میں تحریک لبیک مسلم لیگ نون کو کلین سویپ ہی نہ کر دے۔ تو جو ووٹ بینک کا ایک خوف تھا تحریک لبیک کا مسلم لیگ نون پر، اس خوف کو ختم کرنے کے لیے یہ سب کیا گیا تاکہ اس جماعت کو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے، بالکل ختم کر دیا جائے، تاکہ یہ جو ووٹ بینک، وہ جو 25 لاکھ ووٹرز ہیں تحریک لبیک پاکستان کی، وہ دوبارہ سے مسلم لیگ نون کا حصہ بن جائے۔ جو اہل سنت والجماعت کا اتنا بڑا ووٹر ہے وہ دوبارہ سے نون لیگ کا حصہ بن جائے، لیکن نون لیگ کی یہ مائنڈ سیٹ جو تھا یہ غلط ثابت ہوا اور تحریک لبیک کو ختم نہ کیا جا سکا۔ جب یہ ریئلائز تب حکومت کو ہوا جب تحریک لبیک نے اتنی زیادہ مصیبتیں اور آزمائشوں کے باوجود ان کے جو چاہنے والے تھے انہوں نے جب ایکس پر ٹرینڈ چلایا، ٹویٹر پر ٹرینڈ چلایا، تو وہ ٹرینڈ جو ہے وہ 40 لاکھ سے بھی تجاوز کر گیا۔ تو حکومت کو ریئلائز ہوا کہ اب بھی اس جماعت کو ختم نہیں کیا جا سکا، بلکہ ہمارا جو اندیشہ تھا وہ غلط ثابت ہوا، اور تحریک لبیک مزید محبتیں سمیٹتی جا رہی لوگوں کی اور مزید مقبول ہوتی جا رہی تھی۔ تیسری بڑی وجہ ٹی ایل پی کے ووٹ بینک کو ختم کرنا اور اس کو مسلم لیگ نون کا حصہ بنانا تھا۔
चौथा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी स्ट्रीट पावर बनकर उभरी। 2017 का फैजाबाद का धरना हो, आसिया मसीह के मामले में जो धरना दिया गया था, इस तरह जितने भी धरने तहरीक लब्बैक ने दिए थे वो तमाम धरने कामयाब हुए थे। और जो भी मौजूदा हुकूमत होती थी, वो तहरीक इंसाफ हो, तहरीक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, या कोई भी और जमात हो, वो मजबूर हो जाती थी कि तहरीक लब्बैक के जितने भी मुतालबात थे उनको मानने पर मजबूर होती थी, जिसकी वजह से एक स्ट्रीट पावर का मुजाहिरा तहरीक लब्बैक की जानिब से किया जाता था। तो मुस्लिम लीग नून को ये खदशा था कि कहीं आइंदा हम कोई ऐसा अमल करें जो तहरीक लब्बैक को नागुज़ीर गुजरे या तहरीक लब्बैक को अच्छा ना लगे, तो कहीं फिर तहरीक लब्बैक स्ट्रीट पावर और स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज करे और कहीं तहरीक लब्बैक की वजह से हुकूमत से हाथ ना धोने पड़े, क्योंकि इनके साथ बहुत बड़ी तादाद है। जब भी ये किसी किस्म का कोई मुतालबा करती है तो हुकूमतों को मानना पड़ता है। ये ना हो ये आइंदा आने वाले दिनों में हुकूमत को फारिग कर दें और वजीर आजम से इस्तीफों का मुतालबा करे और हुकूमत के लिए मसाइल पर पेश आए। तो इस जो रुकावट थी एक बहुत बड़ी मुस्लिम लीग नून के लिए, उसको हटाया जाए, इसकी स्ट्रीट पावर को खत्म किया जाए, इसलिए भी ये क्रैकडाउन किया गया, ये ऑपरेशन किया गया और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कुचलने की कोशिश की गई, ताकि वो मामलात को जो है वो मुस्लिम लीग नून के लिए मजीद खतरात ना हो। पांचवा ये कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, ये तमाम जमातें जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत के अंदर हैं, इन्होंने इस बात का फैसला कर लिया था कि पाकिस्तान को अब एक हार्ड स्टेट बनाया जाए, एक ऐसी स्टेट बनाया जाए जिसमें कोई भी शख्स जो है वो स्टेट से बालातर होकर अपने नजरियात या अपनी राय या आज़ादी राय का ख्याल ना कर सके, इजहार ना कर सके। और हार्ड स्टेट बनाया जाए कि जो भी हुकूमत की पॉलिसीज हो उन पर सबको एग्री करना पड़े और सब जो है इस पर इतफाक करके हुकूमत के मुताबिक चले। और हार्ड स्टेट बनाने में सबसे बड़ी रुकावट तहरीक लब्बैक थी, क्योंकि तहरीक लब्बैक जो भी हुकूमत कोई ऐसा कानून लाती थी जो इस्लाम के मुतजाद होता था, जो इस्लाम के मुतरादिफ होता था, तहरीक लब्बैक सबसे पहले आवाज बुलंद करती थी। अगर कोई भी हुकूमत की जानिब से किसी ऐसे मुल्क के साथ दोस्ती कायम की जाती जो तहरीक लब्बैक या पाकिस्तान की नजरियात के खिलाफ होती, तो सबसे पहली आवाज तहरीक लब्बैक बुलंद करती थी। तो हार्ड स्टेट बनाने में मुस्लिम लीग नून को जो सबसे बड़ी रुकावट थी वो तहरीक लब्बैक थी। तहरीक लब्बैक को हटाने के लिए ऑपरेशन किया गया, एक बहुत बड़ा क्रैक डाउन किया गया। तो ये कुछ 5 वजूहात थी जिनकी बुनियाद पर तहरीक लब्बैक को ज़दोकोब का निशाना बनाया गया। एक, अमेरिका के साथ बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए, दूसरा IMF से लोन लेने के लिए, तीसरा TLP के वोट बैंक को खत्म करने के लिए, चौथा तहरीक लब्बैक की स्ट्रीट पावर को खत्म करने के लिए, पांचवा पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने के लिए। तो ये जरूरी था कि तहरीक लब्बैक, ये जरूरी समझा हुकूमत ने कि तहरीक लब्बैक को खत्म किया जाए, लेकिन उनकी ये दूर अंदेशी जो थी ये गलत साबित हुई। अब भी तहरीक लब्बैक अपना वजूद रखती है, अब भी तहरीक लब्बैक के कारकुनान एनर्जेटिक हैं, अभी भी वो चार्ज हैं। अगर उनको कोई एक रहनुमा मिल जाए, वो उलमा साद रिजवी की शक्ल में मिल जाए, नसर हुसैन रिजवी की शक्ल में मिल जाए, या एक लीडर उनको दोबारा से उनकी रहनुमाई के लिए मिल जाए, तो हो सकता है ये जमात फिर से सड़कों पर निकले और फिर से एक मजबूत स्ट्रीट पावर का मुजाहिरा करे और हुकूमत के लिए खतरात लाक हो सके। अच्छा जी, दूसरी जानिब अब बताया यह जा रहा है कि जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के वो तमाम कारकुनान जिनके ऊपर दहशत गर्दी के पर्चे थे, जिनके ऊपर दहशत गर्दी के मुकदमात दर्ज थे, अब उनको सख्त सजाएं सुनाई जाएंगी और बहुत जल्द सुनाई जाएंगी। अब हुकूमत जो है वो 9 मई वाला जो हरबा है वो इस्तेमाल करने लगी है, क्योंकि तहरीक लब्बैक को वैसे तो खत्म नहीं किया जा सका, तो अब लोगों के दिलों में खौफ हरास पैदा करने के लिए 9 मई वाला जो एक तरीकाकार तो उसको दोहराया जाएगा कि जो जो भी 9 मई में शामिल था उनको 25-25 साल कैद की सजा सुनाएगी, 50 साल कैद की सजा सुनाएगी, बड़ी बड़ी सजाएं सुनाई गई। तो अब हुकूमत ये चाहती है कि तहरीक लब्बैक के वो तमाम कारकुनान जो जेलों में बंद हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाइयां की जाए, उनको बड़ी बड़ी सजाएं सुनाई जाए, ताकि तहरीक लब्बैक के जितने भी बाहर आज़ाद कारकुनान हैं जो बाहर हैं उन तक ये वाज़ेह पैगाम पहुंच जाए कि तहरीक लब्बैक का साथ दिया जाएगा तो 25-25 साल कैद की सजा और बड़ी सख्त सजाएं सुनाई जाएंगी। तो अब तहरीक लब्बैक को खत्म करने के लिए एक नया अंदाज अपनाया जाएगा, लेकिन यह भी नाकाम होगा, क्योंकि तहरीक लब्बैक का जो वर्कर है वो नजरियाती है, तहरीक लब्बैक को छोड़ने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरा ये कि अब देखना ये होगा कि आइंदा आने वाले हफ्ते में 8 फरवरी को जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर निकलेगी, क्या उनके साथ भी वही ऑपरेशन किया जाएगा, क्या वही क्रैकडाउन होगा जो तहरीक लब्बैक के साथ किया गया, या दोहरा मेयार अपनाते हुए उनके साथ नरमी का बर्ताव किया जाएगा, क्योंकि वो इन तमाम मामलात में रुकावट नहीं थी। जो रीजंस मैंने आपको बताए कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात, वोट बैंक और स्ट्रीट पावर, हार्ड स्टेट बनाने में तहरीक इंसाफ उस तरह रुकावट नहीं थी जिस तरह तहरीक लब्बैक थी। यही वजह है कि तहरीक लब्बैक को बड़ी सख्ती के साथ निपटा गया। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा।